सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम परमाल रासो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वैसे क्लास है वह नियमित रूप से नहीं हो पाई। अब हम क्लासों को निश्चित रूप से जारी रखेंगे। अब अपने जैसे कि कोई भी इस प्रकार की कोई समस्या है वह नहीं है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे हम सब पढ़ सकें। और जैसे ही ये रासो साहित्य समाप्त होगा हम इनके टेस्ट है वो जारी रखेंगे कि इसमें से जो हमने पढ़ा है वह किस रूप में हम ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पढ़ना तो विशेष रूप से हम पढ़ते ही हैं, पढ़ने के बाद में याद कितने हैं, उनकी समझ किस रूप में विकसित हो पाती है या नहीं, यह सब बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि हम परमाल रासो है और इसकी बात करें तो हम पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो हमें यह भी होना चाहिए कि उसको पढ़ना किस प्रकार से है। जैसे हम अन्य रासो साहित्य को पढ़ते आए हैं उसी रूप में इस रचना के बारे में भी बातचीत करेंगे और विस्तृत रूप से इस रचना के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये रचना प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है या अर्ध प्रामाणिक है, इसके बारे में क्या क्या मत हो सकते हैं, या हम ये कहें कि इसके संपादन को लेकर क्या किसने किया, किस आधार पर किया संपादन, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। या हम ये देखें कि विभिन्न मत है इसके बारे में, परमाल रासो के बारे में, उनकी बातचीत करेंगे। परमाल रासो की पूरी कथा है उसके बारे में देखेंगे कि इसमें है क्या मूलतः, और विभिन्न जो पंक्तियां पूछी जाती है महत्वपूर्ण उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमाल रासो है उसको हम जब पढ़ें तब महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले जो ये संपादन है और इस दृष्टि से आलाखंड या परमाल रासो है इसके संपादन को लेकर, इसकी जो प्रतियां मिली है उसको लेकर, जो विभिन्न मत है उसके बारे में हम बातचीत शुरू में करेंगे जिससे कि ये पूरी रचना हमें समझ में आ सके। दूसरा, हम इस रचना में ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी जो कथा तत्व है, इसमें कथा है वो किस रूप में है और परमाल रासो की मुख्य कथा क्या है, यह हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो हम प्रयास करेंगे कथा के बाद में ये देखेंगे, इसमें तो हम देखेंगे कि विभिन्न मत है वह क्या क्या है। जो साहित्य इतिहासकार है उन्होंने परमाल रासो के बारे में अपने क्या क्या मत दिए हैं वह हमें इस रचना में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और वह कौन कौन से मत हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम परमाल रासो के बारे में चर्चा करते समय इसकी प्रामाणिकता की बात करेंगे कि प्रामाणिक है या प्रामाणिकता का प्रश्न लेंगे और इस आधार पर इस रचना की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि प्रामाणिकता, क्योंकि अपने एक पाठ्यक्रम में भी हर परीक्षा होगी और जहां रासो साहित्य होगा वहां प्रामाणिकता का प्रश्न है जरूर निश्चित रूप से होगा और यदि प्रामाणिकता का होगा तो ये हमें देखना है। और इसके बाद में जो हमें देखना है वह है विभिन्न मत, जो है हम कह सकते हैं इसकी जो पंक्तियां हैं वह जो विभिन्न पंक्तियां हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनमें से जो पंक्तियां पूछी जाती है कि ये पंक्तियां इस रचना की कौन सी रचना की है। यदि आप इसको अब देखें तो देखिए, एक हमारा पॉइंट हुआ हम पढ़ेंगे संपादन की दृष्टि से, दूसरा हम पढ़ेंगे परमाल रासो में कथा को लेकर, तीसरा हम इसमें विभिन्न क्या है साहित्य इतिहासकारों के मत को देखेंगे, चौथा हम देखेंगे प्रामाणिकता को प्रश्न, और 5 नंबर पर हमारे यहाँ होगा इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां। अब प्रश्न इसके अलावा कहीं से बनता नहीं है। परमाल रासो में से यदि प्रश्न आना है तो यह इसके 6 इसके पार्ट हो सकते हैं और इन 6 पार्टों में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम शुरू में बात करेंगे, जो नंबर 1 हम टॉपिक लेंगे और अपना जो नंबर 1 रहेगा वह क्या रहेगा, संपादन को लेकर और किस रूप में ये है।
अन्य रचनाओं से इसमें कैसे भिन्न है और क्या क्या किस रूप में इसका संपादन हुआ है। यह यदि हम देखें तो जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो है और वह एक साहित्य का हम ये कह सकते हैं महाकाव्यात्मक रचना थी, और पृथ्वीराज रासो के जो संपादन या उसकी हमें हस्तलिखित प्रतियां मिली है, आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो है उसके मुख्यतः 4 संस्करण मिले हैं, और इन 4 संस्करणों के आधार पर पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रामाणिकता का प्रश्न है वह पैदा हो जाता है कि इन चारों में से प्रामाणिक है कौन सा। और इन चारों संस्करणों में पृथ्वीराज रासो से भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रामाणिकता अलग से है। और उन 4 संस्करणों में जो उदयपुर से 1585 में जो संस्करण प्राप्त हुआ, जिसका काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसने क्या किया था, जिसका संपादन किया था, जो वृहत संस्करण के नाम से जाना जाता है, जिसमें 16,306 छंद है, जिसमें 68 प्रकार के छंदों का क्या है प्रयोग हुआ है, जिसके आधार पर चंद को छंदों का क्या है सम्राट कहा जाता है, ये डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा, या चंद को छंदों का जो राजा है वह शिव सिंह जी सेंगर ने कहा, या ऐसे जो कहे गए मत विभिन्न कहे गए। और ये सब है, ये पृथ्वीराज रासो है उसके वृहत संस्करण को लेकर थे, और वहां प्रामाणिकता का क्या है पृथ्वीराज रासो में एक प्रश्न पैदा हुआ था। वहां पर हम देखें तो साहित्य सदन अबोहर से मध्यम संस्करण की जो प्रतियां मिलती है, जिसमें 7,000 वहां क्या है छंद मिलते हैं, आप उसको देखें। या हम ये कहें कि उसका जो लघु संस्करण है जिसमें 19 समय है और 3500 छंदों की जो रचना है, जिसके या हम ये कह सकते हैं कि जो ये लघु संस्करण है इसकी जो प्रतिलिपि मिलती है वो शार्दुल संग्रहालय बीकानेर से मिलती है, 3 प्रतियां मिलती है इसकी। या लघुतम संस्करण है जो बीकानेर से प्राप्त होता है और उसमें 1300 छंदों की रचना है, मात्र 1300 छंदों की लघुतम संस्करण है, चौथा संस्करण, जिसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। मध्यम संस्करण के आधार पर कौन मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित इसे प्रामाणिक मानते हैं। जब पृथ्वीराज रासो का जो संपादन होता है वह कौन करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ राधा कृष्ण दास होते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या होते हैं और श्याम सुंदर दास होते हैं। इनके नेतृत्व में 2 भागों का पहले के इनका संपादन होता है। कुल है पृथ्वीराज रासो काशी नागरी प्रचारणी सभा से 5 भागों में प्रकाशित होता है। ये सब चीजें प्रामाणिकता का प्रश्न पैदा कर देती है। हम ये कह सकते हैं अब 4 संस्करण है, कौन से संस्करण को प्रामाणिक माना जाए, अर्थात वो एक साहित्यिक कृति है। अब यह बात कहने का यहां पर उद्देश्य यह है, किसमें परमाल रासो में ये बताने का उद्देश्य यह है कि परमाल रासो है इसके इस प्रकार से कोई संस्करण नहीं मिलते हैं, जिस प्रकार से इसीलिए कहा गया है कि ये गेय काव्य ही था मुख्यतया, यह साहित्यिक रचना उस रूप में नहीं थी कि इसकी क्या है हस्तलिखित प्रतियां मिलती हो। ऐसा इसमें हमें मिलेगा कि आप देखेंगे जो पृथ्वीराज रासो है उसके संपादन में जब 1865 ईस्वी में, देखिए कब हुआ है, 1857 की क्रांति के लगभग आप देखिए 8 वर्ष बाद में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का, और फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट, और चार्ल्स इलियट इसका संपादन करते हैं। और यह यदि हम संपादन की दृष्टि से देखें तो चार्ल्स इलियट है वो कहां से करते हैं, आप देखिए वही क्षेत्र है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद के कलेक्टर है कौन है, चार्ल्स इलियट। और चार्ल्स इलियट क्या करते हैं, इसका संपादन 1865 ईस्वी में करते हैं। वह उस समय यह भाटों में एक रचना ये प्रचलित थी, और उनको लोक में भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, और लोक में जब प्रचलित थी तो विभिन्न लोगों को संग्रह इकट्ठा करके, और जो मौखिक रूप से कथा थी उस मौखिक कथा को लेखन का आधार है वह सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने दिया, और उन्होंने इसका नाम है
जो आल्हा और उदल है, जो इसके वीर सैनिक है, जो इसके नायक हैं, चरित्र नायक हैं, उनमें से एक के नाम पर पहला जो व्यक्तित्व है आल्हा, अब ये आल्हा और उदल की कथा है तो अब ये आल्हा खंड नाम रखा। और दूसरा इसमें दो, इस आल्हा के नाम से एक पूरा छंद चला हिंदी में और उसे आल्हा छंद कहा जाता है। जो इस रचना का नाम भी आल्हा खंड है और इस नाम से जो छंद रहा उसका नाम क्या रहा, आल्हा छंद, आल्ह छंद है, जो वर्षा ऋतु में अल्हेत गाते हैं और वह ढोल नामक वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं आल्हा को। किसके साथ में? ढोल वाद्य यंत्र के साथ वो गाते हैं। तो आप देखिए कि क्या है, आल्हा खंड के नाम से इसका जो संपादन किया वह किसने किया? चार्ल्स इलियट ने। और चार्ल्स इलियट है वो फर्रुखाबाद के क्या है, उस समय के कलेक्टर थे। कितना एक तरह से देखिए कि जो है एक अंग्रेज है, वहां का कलेक्टर है, किस प्रकार से वो लोगों को क्या है, इस गेय काव्य को लोगों में देखता है। जब यह कहते हैं कि जय जे मर जाइए खटिया पर तो कोआ गिद्ध न खाइए मांस, जे मरिए रण खेतन में तो तोरा नाम अमर हो जाए। अब ऐसे जो गीत है जब जनता में प्रचलित थे तो उनको लगा कि ये क्या है और किस रूप में, तब उन्होंने क्या है एक स्वतंत्र रचना के रूप में आल्हा खंड है उसका 1865 में क्या है संपादन किया। लगभग ये उस समय केवल और केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित नहीं था। जैसे शुक्ल जी बात करते हैं कि बेसवाड़ा क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में आल्हा है, वो क्या है प्रचलित था। उसी रूप में ग्रियर्सन है, देखिए दूसरा प्रयास है जो मिलता है वह आता है ग्रियर्सन का। तो ग्रियर्सन ने बिहार से, यहां से तो एक संपादन का संकलन का प्रयास है ग्रियर्सन ने किया है बिहार से। और ऐसा ही डॉक्टर विंसेंट स्मिथ है। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड से इसके कुछ तथ्यों को संपादन का क्या किया, प्रयास किया। वो पूर्णतः संपादित नहीं हो सके, पर हम जो इस संपादन में पढ़ रहे हैं कि किस रूप में ये मूल रूप में हमारे सामने आया, उसी क्रम में ये सब चीजें हमें ठीक से पता होनी चाहिए। और यदि आप देखें तो ग्रियर्सन ने बिहार से वह डॉक्टर विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड से इसके कुछ भागों के संपादन का प्रयास किया, के संपादन का प्रयास किया। अब देखिए दूसरा तथ्य है, आपको अच्छे से नाम है वो तो वैसे ही याद है और नहीं हो तो हमें होने चाहिए कि जो पहला हमने चार्ल्स इलियट है, ये कलेक्टर है तत्कालीन, ये पता होना चाहिए चार्ल्स इलियट के बारे में। और दूसरा हम पढ़ें तो आपको दूसरे दो नाम है, एक तरफ से ग्रियर्सन का नाम है जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से, जो भाषाओं का सर्वेक्षण नाम से पुस्तक लिखी है, बड़ा प्रसिद्ध रहे हैं, भाषाविद रहे हैं, मैथिली क्रिस्टोपैथी जिनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ग्रियर्सन है, उन्होंने बिहार से, इसका अर्थ है कि जो बिहार के लोक में भी आल्हा की ये कथा है, आल्हा उदल की कथा, वह लोक में इतनी प्रचलित थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों की जो वीरतापूर्ण कार्य होते हैं, लोगों के लोक कल्याण के कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, जहां पर वो व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं वहां उनके कार्य हैं वो क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही क्या है आल्हा और उदल में होता है। तो आप यदि ये इस दृष्टि से हम देखें तो उदल के कुछ भागों का संपादन का प्रयास इन्होंने किया है। दूसरी तरफ बुंदेलखंड से डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने क्या है एक ऐसा प्रयास किया था। दो हुए, तीसरा क्या है कि देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और वह किया वाटरफील्ड ने। वाटरफील्ड चौथे हो गए हैं। हमने एक चार्ल्स इलियट का पढ़ा है, चार्ल्स इलियट के बाद में हमने ग्रियर्सन की बात की, बिहार से संपादन में उन्होंने प्रयास किया। इसी तरह बुंदेलखंड से, ग्रियर्सन के बाद में बुंदेलखंड से विंसेंट स्मिथ ने ऐसा प्रयास किया। और हम जो चौथा नाम पढ़ रहे हैं वह है वाटरफील्ड। और वाटरफील्ड ने
आला खंड जो लिखा था चार्ल्स इलियट ने, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो हम ये कह सकते हैं कि आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद ले ऑफ आला के नाम से, ले ऑफ आला के नाम से ले ऑफ आला के नाम से वाटरफील्ड ने किया। वाटरफील्ड ने किया। अब देखिए कि जब वाटरफील्ड ने इसका ले ऑफ आल्हा के नाम से इसका क्या है अनुवाद किया, तब यहां पर दो तथ्य और आते हैं, महत्वपूर्ण है दोनों तथ्य। कि वाटरफील्ड है, उन्होंने एक तो यह माना कि इसको एक अलग से रचना नहीं माना, उन्होंने पृथ्वीराज रासो का क्या है एक भाग ही इसको माना है। तो यह हम प्रामाणिकता के प्रश्न पर बात करेंगे तब इसको देखेंगे, या आप यही जो है नोट कर सकते हैं कि वाटरफील्ड ने पृथ्वीराज रासो का एक भाग इसे माना है, का एक भाग इसे माना। यानी ये इन्होंने क्या है पृथ्वीराज रासो के एक भाग के रूप में क्या है इसको, इस रचना को वाटरफील्ड ने एक ये माना। क्योंकि आपको पता है जब प्रामाणिकता की हम बात करें तब करें, पर यहां पर इस संदर्भ में ये चीज आ जाती है कि जब हरप्रसाद शास्त्री जी ने भी राजस्थान की 3 यात्राएं की और उन्होंने भी आलाखंड का प्रकाशन किया, और आलाखंड का जब प्रकाशन किया पर उन्होंने पृथ्वीराज रासो के एक भाग के रूप में, पृथ्वीराज रासो के एक समय का उन्होंने क्या किया है इस रूप में प्रकाशन किया है। तो आप ये देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो का एक भाग वाटरफील्ड ने माना। और ले ऑफ आला है, ले ऑफ आला का संपादन, ले ऑफ आला का संपादन, आला का संपादन ग्रियर्सन ने किया। संपादन ग्रियर्सन ने किया। अब देखिए अपना ये तथ्य यहां कंप्लीट हो गया है वाटरफील्ड के बारे में, कि ये 3 बातें याद रखनी है वाटरफील्ड के बारे में, कि आलेखंड का अंग्रेजी अनुवाद ले ऑफ आल्हा के नाम से किसने किया है, वाटरफील्ड ने किया। वाटरफील्ड ने इसे पृथ्वीराज रासो का एक भाग माना, स्वतंत्र रूप से अलग से इसे रचना के रूप में उन्होंने नहीं माना। और तीसरी बात यह है कि इसका जो है संपादन है वह वाटरफील्ड नहीं कर सके, इसका संपादन किसने किया, ग्रियर्सन ने किया। ये 3 बातें। और उससे पहले हमने जो पढ़ा वह ये पढ़ा कि 1865 ईस्वी, अच्छे से याद रखेंगे, 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट है, उन्होंने उस समय के लोक में प्रचलित ये काव्य था, उसमें विभिन्न लोगों को और उनको एकत्र करके उनके मुंह से कथा सुन के उस कथा को लेखन का काम है, उसको इस प्रकार से संपादित करने का पुण्य कार्य है, वह चार्ल्स इलियट के द्वारा हुआ, जिसके कारण से आज भी हमारे मध्य है। और वैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों के कंठों में आज भी ये रचना विद्यमान है। हम ये कहें कि जैसे ले ऑफ आला का संपादन उन्होंने किया, आगे अगर इसमें बढ़ते हैं तब एक पत्र का नाम आता है, और उस पत्र का नाम है मित्रों कलकत्ता रिव्यू। कलकत्ता रिव्यू में इसका संपादन किया गया, इसको प्रकाशित किया गया, बार बार उस पत्र में इसकी जो है रूप आया। कलकत्ता रिव्यू में आलेखंड को द 9 लाख चेन, द 9 लाख चेन मेरोफ्यूड, चेन मेरोफ्यूड के नाम से प्रकाशित किया। अब देखिए ये तथ्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता रिव्यू है, कलकत्ता रिव्यू जो अखबार है वहां पर ये प्रकाशित हुआ, और किसके नाम से, उसमें ये द 9 लाख चेन मेरोफ्यूड के नाम से
कलकत्ता रिव्यू अखबार में भी इसकी कुछ जो है चीज़ें प्रकाशित हुई। तो इस रूप में इसके कारण से आला है लोक में, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या है जो शास्त्रीय परंपरा के लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, उनमें भी ज़्यादा प्रचलित हो गया, और लोक में तो वो क्या है पहले से ही क्या था, विद्यमान था। यहां अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कलकत्ता रिव्यू के बाद में देखते हैं आलेखंड के संपादन के बारे में, या इस रचना के संपादन के बारे में। तो यहां यह है कि आलेखंड के आधार पर, आलेख खंड के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी से, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में परमाल रासो के नाम से, परमाल रासो के नाम से इसका संपादन किया। यह संपादन लास्ट में जो अब हमारे सामने जब हम इसका नाम लिखते हैं परमाल रासो, इस परमाल रासो के नाम से जो वहां का शासक है महोबा का परमर्दी देव, जो परमाल क्या है शासक है, परमाल का अर्थ होता परमार, परमार किसके लिए है, परमर्दी देव के लिए। तो परमाल रासो के नाम से इसका संपादन है। यहां परमाल का अर्थ परमर्दी है, और परमर्दी क्या है, उस समय का शासक है, उसके वीर सेनापति कौन है, आल है और उदल है, और उस रूप में परमाल रासो के नाम से इसका संपादन किया। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका संपादन किया। कब किया, 1919 में, और किसके, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में आलेखंड के आधार पर इसका क्या किया गया, संपादन किया गया। अब यदि हम देखें तो आप देखेंगे वाटरफील्ड ने आलेखंड का अंग्रेजी अनुवाद ले ऑफ आला के नाम से किया, और वह इसे क्या है कि पृथ्वीराज रासो का एक भाग मानते हैं। और हमने पढ़ा कि जो है इसका संपादन है ग्रियर्सन ने किया था वैसे, और उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। हम इससे पहले हमने ये पढ़ा कि 1865 में चार्ल्स इलियट है, उन्होंने इसका संपादन किया था। फिर बिहार से ग्रियर्सन ने ये प्रयास किया। फिर बुंदेलखंड से जो प्रयास किया गया वह डॉक्टर विंसेंट स्मिथ के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया। तो ये 5-6 नाम हैं, बिना देखे अच्छे से ये नाम याद होने चाहिए। इनमें से कहीं से भी कोई संपादन को लेकर जो प्रश्न है, इस रूप में ये आज परमाल रासो हमारे सामने आया है। इसकी वैसे प्रतियां कहीं भी विशिद रूप से या उस रूप में नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे इसकी कथा की। यदि हम कथा की बात करें, नंबर दूसरा हमारा तत्व था, और वह क्या था, कथा क्या है, इसमें है क्या, जो वर्णन में क्या है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। यदि कथा की दृष्टि से देखें तो देखिए इस समय ये युद्धों का समय है। वैसे जब आदिकाल हिंदी का आता है तब देश भी, यहाँ के शासक भी बाहरी शक्ति से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो संघर्ष है वो 2 तरह का संघर्ष है। आप यहाँ पर देखिए, जब पृथ्वीराज रासो के साथ में जो हम पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं, या आप इतिहास के विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं, और हम जीके में भी वो चीज़ें पढ़ते हैं, तब एक तरफ घरेलू जो लोग हैं उनसे लड़ रहे हैं, बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, और साथ साथ इसी समय लगभग क्या है, बाह्य आक्रमण हो रहा है। तो वो पूरा एक वातावरण है, वो युद्धों का वातावरण है। और यहां पर एक परमाल रासो जैसी ऐसी रचना, छोटी रचना, उस रासो में 52 युद्धों का वर्णन है। अब आप देखिए कितनी छोटी रचना और 52 युद्धों का वर्णन है, और इसकी पंक्तियों के आधार पर तो ये लगता है कि वीरता यहां पर क्या है, साध्य है, और वैसे है ये पूरी विशेषता बन जाती है आदिकाल की। आप देखेंगे कि 12 बरस लो कुकुर जिए, अर तहरे लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां लगती तो नहीं है कि उस समय की है, 12वीं शताब्दी की। जैसे यही कारण है
कि जो प्रामाणिकता की बात आती है तब बड़ा पृथ्वीराज रासो में भी ऐसी चीज़ें मिलती है। थोड़ा सा हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कथा की बात करें तो कथा में क्या है। कथा एक पुनर्जन्म की कथा है और कथा का आधार ये है कि जिसमें दो वीर सेनापति है और उनका एक का नाम है आल्हा और एक है उदल। नैनागढ़ की देवी है, उनके परम भक्त है आल्हा और उदल। और राजा परमर्दी देव है, परमर्दी देव के क्या है सैनिक हैं। आल्हा और उदल है, उनसे परमर्दी देव एक ही बात के लिए क्या है नाराज हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान है वह उनसे क्या है घोड़े मांगता है कि आल्हा और उदल के घोड़े हैं वो हमें दे दिए जाएं। और आल्हा और उदल के ने घोड़े देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और यही कारण है कि परमर्दी देव उन्हें निकाल देते हैं। परंतु जो युद्ध होता है उसमें आल्हा और उदल बड़ी वीरता का क्या है परिचय देते हैं। यहां पर यह देखने को मिलता है कि ऐसा माना जाता है कि पहला ये जो बुंदेलखंड में लोक में ये कथा प्रचलित है। कभी कभी आल्हा छंद की गायकी क्या होती है आपको सुनना हो तो संजू बघेल है, मध्य प्रदेश की गायिका है। आल्हा को सबसे अच्छा जो गान वर्तमान में कोई करता है तो संजू बघेल के हैं। आप YouTube पे भी क्या है कि आल्हा छंद है उसको गाया कैसे जाता है ये वहां पर देख सकते हैं, या आप ये नाम डालकर वहां पर देख सकते हैं। पूरी आपको आल्हा उदल की कथा है और वह किस प्रकार से गाई जाती है, वर्तमान में लोगों के कंठों में कैसे है वो भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो ऐसा है कि एक गाय है और एक है सिंहनी है, शेरनी है। एक शेरनी का बच्चा है और एक गाय का बच्चा है। तो जैसे क्या है सिंहनी अपने शिकार पर जाती है, गाय अपने क्या है कि चरने के लिए आराम से वन में चली जाती है। वो दोनों बच्चे आपस में मिल जाते हैं और दोनों क्या करते हैं खेलते रहते हैं, दोनों में क्या है मित्रता हो जाती है। अब क्या है कि ये समय ये चलता रहता है। एक दिन वो दोनों क्या है कि बच्चे जो साथ हैं और उस रूप में क्या है कि ऊपर जो पानी का नाला बह रहा है और उस नाले में गाय है वो क्या कर रही है पानी पी रही है और उसके नीचे क्या है सिंहनी पानी पी रही है। और सिंहनी जब पानी पीती है तो ऊपर से उसके झाग है गाय के, जब वो पानी पीती है तो उसके झाग है वो नीचे आ जाते हैं। और जब नीचे आते हैं तब क्या है सिंहनी को पता चलता है कि ऊपर क्या है कोई पशु है और वो पानी पी रहा है और उसके कारण से वह उस पर क्या है वहाँ आगे बढ़ती है, हमला कर देती है और उसको खत्म कर देती है। अब खत्म कर देती है, सिंहनी वापस आती है। तब क्या है कि उसका बच्चा, जब सिंहनी का बच्चा है अपनी माँ से कहता है कि मेरे मित्र की, वो उसे दूध पिलाने के लिए करती है पर वो मना कर देता है कि मेरी मित्र है, मित्र यानी गाय का बच्चा, इसकी माँ जब तक नहीं आएगी तब तक मैं दूध नहीं पीऊँगा। तब क्या है दोनों में इस रूप में रहता है। तब सिंहनी अंत में बताती है कि मेरी जो इसकी माँ है उसका तो मैंने गलती से क्या है मैंने उसको क्या है मार दिया है। जब ये पता चलता है तो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और वो सिंहनी का बच्चा है अपनी माँ को छोड़ देता है। और यही क्या है कहते हैं कि दोनों साथ साथ रहते हैं और अगले जन्म में दो विपरीत प्रकृति के देखिए किस प्रकार से साथ रह रहे हैं। और फिर क्या है कि ये दोनों है अगले जन्म में क्या है पेड़ बनते हैं और पेड़ के रूप में भी दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक साथ काटे जाते हैं। फिर क्या है अगला वापस पुनर्जन्म इनका होता है और फिर वे आल्हा और उदल बनते हैं। और आल्हा और उदल है जब जिस समय पृथ्वीराज से लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीरतापूर्ण ढंग से जो है उस युद्ध में वो परिचय देते हैं। तो वो वहाँ पर एक ये पुनर्जन्म की कथा है। वो किसकी है? आल्हा और उदल की क्या है कथा है, वह है पुनर्जन्म की कथा है। विशेष रूप से इस रूप में ये आल्हा और उदल है। हम यहाँ ये देख सकते हैं कि देखिए मित्रों, यहाँ पर युद्ध के मुख्यतया 3 कारण है। यहाँ पर इसमें 52 युद्धों का वर्णन है जिसमें युद्धों के मुख्यतया 3 कारण है। पहला कारण है युद्धों का कारण है वह क्या है विवाह। दूसरा जो युद्धों का मुख्य कारण है वह एक कारण है वह प्रतिशोध, किसी से बदला लेने की भावना ये है। और तीसरा जो युद्धों का कारण है वह क्या है लूट,
कहीं से क्या है धन प्राप्ति है वह। तो यहां पर जो 1200 विक्रमी संवत 1230 की रचना है, वैसे ऐसा माना जाता है कि विक्रमी संवत 1230 की रचना क्या है परमाल रासो है। और इसमें युद्धों के मुख्यतया कितने कारण है, विवाह एक युद्धों का कारण है और ऐसा उस काल में रहा है, मुख्य कारण रहा है। आप देखिए कि ये उस काल में क्या, इसके बाद में आपको पता है कि जब औरंगजेब और राज सिंह का समय, जब हम ये कहें कि आप देखिए 1707 से पहले आप रीति काल की जब बात करें तो वहाँ पर भी चारुमती के किशनगढ़ की एक राजकुमारी है और ये 1660 के लगभग की बात है। चारुमती के विवाह को लेकर दोनों में क्या है कि विवाद होता है। तो ऐसे विवाद है, उससे पहले भी आपको इतिहास में जगह जगह बाद में भी कई जगह दिखाई देते हैं, मिलते हैं। यहाँ भी ये एक प्रमुख कारण रहा है। दूसरा प्रतिशोध की भावना है और तीसरा क्या है, लूट है। एक बहुत बड़े, जैसे इसमें कई स्थानों का उल्लेख आता है, उस क्षेत्र के स्थानों का, और उनमें मैंने अभी आपको नैनागढ़ की देवी का उल्लेख भी बताया था। तो जो विवाह को लेकर जो ये है, इसमें मुख्य जो संघर्ष दिखाई देता है वो इस पूरी रचना का महत्वपूर्ण संघर्ष है, वो नैनागढ़ का संघर्ष है। ये लड़ाई है, नैनागढ़ की लड़ाई है, ये युद्ध है, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है यहाँ से। और ऐसा माना जाता है कि परमर्दी देव है और परमर्दी देव का पुत्र है जो इसमें उल्लेख है, उसका नाम है ब्रह्म या ब्रह्मा, इस नाम से परमर्दी देव का पुत्र है। और ये ब्रह्मा है, इसके विवाह को लेकर नैनागढ़ की लड़ाई होती है। और नैनागढ़ की लड़ाई है वो बड़ी क्या है, महत्वपूर्ण युद्ध है इसका। दूसरा जो उदल है, उदय सिंह के पिता का वध है, मोढ़ा है, मोढ़ा के शासक ने कर दिया था। तो दूसरा इसमें एक स्थान आता है, उसका नाम है मोढ़ा, और मोढ़ा के शासक ने उदय सिंह के पिता का वध कर दिया। इसलिए मोढ़ा की लड़ाई उदय सिंह के नेतृत्व में आला और उदल के नेतृत्व में लड़ी जाती है और उसमें आला और उदल क्या है, विजय होते हैं। और ये प्रतिशोध की भावना को लेकर लड़ा गया एक युद्ध यहाँ पर दिखाई देता है। विवाह को लेकर लड़ा गया नैनागढ़ का युद्ध प्रसिद्ध है, तो प्रतिशोध को लेकर लड़ा गया मोढ़ा का युद्ध यहाँ पर इस रचना में बड़ा महत्वपूर्ण है। या आप देखते हैं कि जो लूट को लेकर यहाँ पर इस रचना में एक प्रमुख पात्र है, उसका नाम है करिया, और करिया ने एक युद्ध लड़ा, उसका नाम है दसपुरवा का युद्ध। और यह दसपुरवा का युद्ध है, यह जो करिया के नेतृत्व में लड़ा गया, यह लूट की भावना को लेकर लड़ा गया युद्ध है। आप देखेंगे कि जो परमाल रासो है, इसमें 52 युद्धों का वर्णन है, 52 युद्धों का वर्णन है। और युद्ध है, उसका मुख्य जो कारण है वह क्या है, विवाह है, प्रतिशोध है, या क्या है, लूट है। और इस प्रकार से यहां पर क्या है, युद्ध इस रचना में दिखाई देते हैं। ये इसका कथा तत्व क्या था, मैंने मूल बताया। अब इसमें जो अन्य तत्व वो हमें क्या अपनी दृष्टि में, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, जैसे अब ये आ सकता है नैनागढ़, मोढ़ा, पथरीगढ़, दसपुरवा, इन सब का संबंध कौन सी रचना से, तो इन सब का संबंध कौन सी रचना से है, इन सब का संबंध है परमाल रासो से है। हम आगे बढ़ते हैं। 52 युद्धों का परमाल रासो में क्या है, वर्णन है। बात देखें तो लोक तत्व की भी कमी नहीं है, लोक तत्व की इस रचना में कमी नहीं है। इसका अर्थ है लोक तत्व अधिक मात्रा में, क्योंकि लोगों के कंठों में यह रचना रही है। और यदि लोक तत्व की दृष्टि से इस रचना में हम देखें, आप देखें तो यहां पर देखिए जादू टोने का उल्लेख बहुतायत में मिलता है। ये उल्लेख है बहुतायत में मिलता है। जादू टोने का उल्लेख यहां पर क्या है, बहुतायत में इस रचना में देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि यहां पर कई जादूगरनियां हैं, स्त्री जादूगरनियां इस रचना में, और वह ऐसी जादूगरनियां हैं इस रचना के अनुसार। अब लोक में ऐसा प्रचलित था कि वह क्या है, पूरी सेना को पत्थर बना सकती है, ये क्षमताएं उनमें है। ऐसी जादूगरनियों का उल्लेख है इस रचना में, बाकी रचनाओं में ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे नैनागढ़ है,
और नैनागढ़ के युद्ध में एक आती है जादूगरनी जो जिसका उल्लेख है, उसका नाम है सोना रानी। और आपको पता है कि जो ये नैनागढ़ का जो युद्ध है, ये ब्रह्मा के जो परमर्दी देव का पुत्र है ब्रह्म, उस ब्रह्म के विवाह को लेकर ये युद्ध हुआ है। और वहां जिस जादूगरनी का उल्लेख आ रहा है उसका नाम है सोना रानी। ऐसे ही यदि आप देखें, जैसे हमने मोढ़ा की बात की, जिसमें प्रतिशोध की भावना से ये मोढ़ा का युद्ध हुआ, और यह जो है उदल ने अपने पिता की जो है हत्या जो की थी उसका बदला लेने के लिए क्या है युद्ध लड़ा था, मोढ़ा का युद्ध। और मोढ़ा के युद्ध का में यहाँ पर जो जादूगरनी है उसका नाम है श्यामा भक्तिन। तो यहाँ पर एक जादूगरनी है जिसका उल्लेख लोक में आता है, वो श्यामा भक्तिन नाम से आती है, और वह किससे संबंधित है? मोढ़ा के युद्ध से संबंधित है। और ऐसा ही यदि एक स्थान आता है, उसका नाम है इसमें पथरीगढ़, ठीक है, और यहां भी एक जादूगरनी का क्या है उल्लेख आता है। और इस रूप में देखें तो तीनों स्थान है वह महिला जादूगरनी, और वो इसके रचना के अनुसार यह है कि वो सेना को क्या पत्थर बनाने की क्षमता रखती है। अब ये जादू टोना उस समय के लोक में इतना प्रचलित है कि ये लोक की ये सभी चीजें हैं कि ऐसा लोक में वर्तमान में भी कुछ लोगों का मानना है कि ये चीजें होती है और इस प्रकार से लोग कर सकते हैं, और वो उनके जो इनका उल्लेख यहाँ पर इस रचना में उस रूप में मिलता है। तो ये जो हमने पढ़ा इस रचना के बारे में, ये महत्वपूर्ण रूप से हो सकता है। यह जरूर है कि ये महत्वपूर्ण है अगली लाइन, और ये आप जो है बनाफर है, बनाफरी में लिखा गया है। ये रचना मूलतः बनाफरी में है। जैसे हमने मूलतः बीसल देव रासो की, अगर राजस्थान में कोई प्रश्न आता है तो बीसल देव रासो की जब बात की तब ये कहा कि राजस्थानी की भी कौन सी गोडवाड़ी में लिखा गया है, यानी पाली के आसपास की ये कहीं भाषा है, वहां मूल जो है उसका वो है। और बीसल देव है जो उसके शासनकाल में पाली और ये पूरा क्षेत्र है वो वैसे ही अजमेर के अंतर्गत आता था, चौहानों। तो यदि यहां पर ये कहें तो हम ये कहें बनाफर शाखा है, बनाफर शाखा, और इसके दो वीर हैं आला और उदल, और ये बुंदेलखंडी की एक बोली है और उसके नाम से बनाफरी। तो ये हो सकता है कि बुंदेलखंडी की बनाफरी बोली में लिखे गए हैं, बनाफरी बोली में लिखे गए हैं। तो ये दोनों रचनाएं, ये रचना है वो कौन सी में लिखी गई है? बनाफरी में। इसमें बनाफरी की रचना है। अब ये याद रखेंगे, बनाफरी, बनाफर शाखा के दो वीर आल है और उदल है, उनके नाम से वहां की उस क्षेत्र की बोली का नाम बनाफरी। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेलखंडी की, और वहां से ये बनाफरी में लिखा गया है। जो परमाल राशो या आला उदल है, इसकी मूल भाषा क्या है? बनाफरी है। यहां पर इसके बाद में यदि आप इसमें जो अन्य प्रश्न देखेंगे बनाफरी के बाद में कि ये क्या, इससे और क्या बन सकता है, तो ये क्या है, इसका जो मुख्य छंद है, मुख्य छंद कौन सा है? आला है, आला छंद है। और ये वर्षा ऋतु में अलहेत ढोल नामक वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। ढोल नामक वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो ढोल नामक वाद्य यंत्र के साथ अलहेत है, वह इसको क्या करते हैं? गाते हैं। एक ये भी है कि आला छंद कौन सी ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में अलहेत गाते हैं, और वह ढोल नामक वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं इसको। इसके लिए वाद्य यंत्र ये है, आला छंद में है, और इस रूप में एक प्रश्न ये यहाँ से बनता है इस रूप में। एक ये है कि जो परमाल राशो है वह गेय काव्य है। परमाल राशो गेय काव्य है, गेय परंपरा का काव्य है। ये भी इसकी कथा से संबंधित, आप ये चीज ध्यान रखेंगे, गेय काव्य है। ढोल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आला छंद वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, और ये किस में है? तो मूलतः बनाफरी में है। बनाफरी किसकी? बुंदेली की।
और तो बनाफर नहीं आए तो बुंदेली में कर देंगे और ये चीज हो गई। शुक्ल जी भी ये मानते हैं कि परमाल राशो या आलाखंड विशेष रूप से बेसवाड़ा अवध क्षेत्र में है। वैसे बेसवाड़ा बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में, एक पूर्वी क्षेत्र भी कह सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड पूर्वी क्षेत्र आदि में प्रचलित रहा है। ये बेसवाड़ा याद रखेंगे मुख्य रूप से, और ये मानना है, शुक्ल जी भी इसका उल्लेख करते हैं कि यहां पर इस क्षेत्र में ये क्या है, मुख्यतया क्या है, ये प्रचलित रहा है। तो अब देखिए, एक बार हम वापस इसकी कथा के बारे में जो मुख्य तथ्य जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनमें से प्रश्न तो यहां से आ सकते हैं, पर अभी हमने जो पढ़ा वह हम देखिए यहां से पढ़ा कि युद्ध के मुख्यतः 3 कारण है। एक विवाह है, एक प्रतिशोध है, एक लूट है। नैनागढ़ का उल्लेख है जहाँ के ब्रह्म जो है प्रमर्दी देव का पुत्र है, उसके विवाह को लेकर ये होता है। मोढ़ा की लड़ाई होती है, वो उदल है, उदय सिंह है, उसका पिता की जो हत्या कर दी थी उसके प्रतिशोध को लेकर होती है। करिया है, इसका एक पात्र है, जो दसपुरवा का युद्ध होता है। यहाँ पर 52 युद्धों का इस रचना में क्या है, वर्णन है। लोक तत्व की यहाँ कमी नहीं है। नैनागढ़ है, और नैनागढ़ की सोना रानी है, या हमने बात की कि मोढ़ा की कौन है, श्यामा भक्तिन है, या पथरीगढ़ की एक जो है ऐसी ही जादूगरनी है, तो उनका उल्लेख है। अर्थात तो लोक में जादू तंत्र मंत्र टोना क्या था, वो उनका उल्लेख मिलता है। और वैसे इसका मुख्य छंद है या मुख्य किस्म है, ये एक तरह से वीर काव्य है, और इसको वीर काव्य है, वो वैसे है ही वीरता प्रधान रचना है, और ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह जी भी कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ये भी कहते हैं कि ये यहाँ पर इसी की कथा से संबंधित ही है। आप पहले इनको देखते ले कि आला छंद में है, वर्षा ऋतु में अलहैत गाते हैं, ढोल नामक वाद्य यंत्र है, परमाल रासो गेय काव्य है। परमाल रासो विशेष रूप से बेसवाड़ा बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में क्या है, प्रचलित है। इनमें से कोई प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए आगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी का एक कथन है इस कथा के बारे में। हालांकि विभिन्न जो कथन है हम एक जगह पढ़ेंगे, पर डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन यहीं से है कि पृथ्वीराज रासों में जो नैतिकता का स्तर है, जो नैतिकता का स्तर है, वह परमाल रासों में नहीं है। परमाल रासो या आलाखंड में नहीं है। ये बात जो नैतिकता के स्तर को लेकर के यहां पर कही है, किसी को विषपान करा देना, छल करना, धोखा करना, ये यहां पर है। जबकि पृथ्वीराज रासों में एक नैतिकता का उच्च स्तर है कि पृथ्वीराज चौहान यदि छोड़ देता है तो छोड़ देता है मोहम्मद गोरी को, तो वह नैतिकता का जो उच्च स्तर है वह यहां पर है, वह उस रूप में नहीं है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह जी इसकी कथा को लेकर ये बात कहते हैं। हमने 2 तत्व इसके पढ़ लिए हैं। एक हमने इसके संपादन को लेकर है कि कैसे कैसे हुआ, और दूसरा इसकी मूल कथा में से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनको हमने देख लिया है। अब जो ये रचना है, इसमें जो तीसरा तत्व अपने को देखना है वह विभिन्न मतों की बात हम करेंगे कि इसके बारे में किस किसने क्या क्या कहा है। तो वो विभिन्न मत हैं, और इसमें 3 मत हैं, वह विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। एक इसमें जो मत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का मत है। एक प्रसिद्ध मत है वह आचार्य शुक्ल जी का है, और एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये 3 लोगों के नाम, साहित्य इतिहासकारों के नाम याद रखें, और आप ये याद रखें कि जब जब परमाल रासो के बारे में कोई बातचीत हो और वहाँ से कुछ आ सकता है, तो या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में,
या हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी का, और या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। इन तीनों मतों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो अब हम परमाल रासो के बारे में देखें तो बातचीत होनी चाहिए किसको लेकर, विभिन्न मत को लेकर, विभिन्न मतों को लेकर कि क्या क्या मत है और किस रूप में है। यदि आप इस दृष्टि से, यदि हम इस रचना को देखते हैं और मत की दृष्टि से आप इस रचना को देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बात कहते हैं कि रचना है विशेष रूप से यह वह संदिग्धता की श्रेणी में आती है और वह उसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। ये भी प्रामाणिकता के प्रश्न में बात करेंगे। तो यह कहते हैं कि यह रचना है वो कैसी है, संदिग्ध रचना है। और संदिग्ध इस अर्थ में है कि वो कहते हैं कथानक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसमें आपको इतना याद रहेगा, तब तक आप पूरा वो परिभाषा एज इट इज तो याद रहती नहीं है वैसे, और पर आपको मूल बात जो वो कहते हैं वो याद है, तो आपको परिभाषा देखते ही आपको पता है कि ये किसने कहा है। तो वो कहते हैं ये रचना क्या है, संदिग्ध है उस दृष्टि से तो, पर वो कहते हैं कि इसमें जो मूल परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक तो कथानक को लेकर परिवर्तन है और दूसरा परिवर्तन है भाषा को लेकर, इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसकी भाषा और कथानक है वह मूल रूप से वो है नहीं, और जब भाषा और कथानक नहीं है तब इसका जो मूल भाव है वो यही है जो पहले जब जो है परमाल रासो है, और परमाल रासो जो जगनिक के द्वारा लिखा गया, ये जगनिक तो याद रखना ही है परमाल रासो में। तो परमाल रासो जब जगनिक के द्वारा लिखा गया तब परमाल रासो का जो मूल भाव है वह परमाल रासो में जिस समय लिखा गया उसी समय का है। तो इन्होंने कहा कि जो वीरत्वपूर्ण भाव है, वीरत्वपूर्ण भाव है वह तो वही है, परिवर्तन कथानक और भाषा में हुआ है, और ये रचना क्या है, बड़ी संदिग्ध प्रकार की रचना है। वैसे अपने इसमें यहां लिखा हुआ होगा वो होगा, पर मैं एक बार जो है इसको पढ़ देता हूं। जो कथन है उसका मूल भाव यही है, और वो कहते हैं कि निस्संदेह इस नए रूप में बहुत सी नई बातें आ गई। निस्संदेह जो नया रूप है उसमें बहुत सी बातें क्या आ गई है, नई आ गई है। जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था, जब जगनिक ने लिखा और उस मूल काव्य का क्या रूप था, यह कहना कठिन है कि जगनिक के मूल काव्य का रूप क्या था। यह कहना क्या है, बड़ा कठिन है। वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, जो ये मूल रूप क्या था यह कहना कठिन है। और निस्संदेह इस रचना में नए रूप में, इस रचना के नए रूप में बहुत सी बातें, निस्संदेह इस रचना के नए रूप में बहुत सी बातें नई आ गई है। और जगनिक की इस रचना का मूल रूप क्या था यह कहना बड़ा क्या है कि कठिन है। पर यह बात जरूर है कि वीरत्वपूर्ण स्वर है वो आज सुरक्षित है। अर्थात जिस समय जगनिक ने परमाल रासो लिखा उस समय इसका मूल स्वर था, वह क्या है, वर्तमान में क्या है, वह स्वर सुरक्षित है। लेकिन कथानक और भाषा में बड़ा परिवर्तन आ गया है। कथानक और भाषा को लेकर क्या है, उस समय की जो थी और बाद में देखें तो बड़ा क्या है, परिवर्तन आ गया। कथानक और भाषा को लेकर बड़ा क्या है, परिवर्तन हो गया है। इसलिए पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह ये भी अर्ध प्रामाणिक है। इस तरह चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह ये भी क्या है, अर्ध प्रामाणिक है। ये बात कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आराम से याद होना चाहिए। वो कहते हैं कि निस्संदेह इस नए रूप में जो है बहुत क्या है, अधिक क्या है, बातें बदल गई है या बहुत बड़ा क्या है, परिवर्तन हो गया है। परमाल रासो का मूल रूप क्या था यह कहना क्या है,
कठिन है। वो आगे कहते हैं कि इसका मूल रूप क्या था, ये कहना क्या है, कठिन है। और आगे वो लिखते हैं कि इसमें वीरत्वपूर्ण स्वर है, वह तो क्या है, सुरक्षित है, पर कथानक और भाषा है, इसको लेकर क्या है, यहां पर जो है बड़ा क्या है, परिवर्तन है। पर वीरत्वपूर्ण स्वर है वो क्या, सुरक्षित है। और इस आधार पर जो कथानक और भाषा का परिवर्तन हुआ है, इस आधार पर वो कहते हैं कि चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह यह रचना भी क्या है, अर्ध प्रामाणिक है। आप ये ध्यान रखेंगे। और इस रूप में यहां से एक कथन आपको याद होना चाहिए, और ये बात कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और द्विवेदी जी का ये कथन क्या है, ठीक याद हो, शायद ये रहेगा। अब हम जो अन्य बात कर रहे हैं, दूसरा मत लेते हैं, और दूसरा मत हम ले रहे हैं आचार्य शुक्ल जी का। और आचार्य शुक्ल जी जो बात कहते हैं उनका कई है कि जो एक तो ये कहते हैं कि पहले पहल है, चार्ल्स इलियट ने इस रचना का क्या किया था, संपादन किया था। किसने किया, चार्ल्स इलियट ने पहले पहल किया, एक तो उनका ये कथन है। और जो दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण जो कथन है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि ये रचना एक तो क्या है, गाने के लिए रची गई, गाने के लिए लिखी गई रचना है, गाने के लिए रची गई रचना है, एक तो कथन में यह बात आती है। दूसरे ये कहते हैं कि इस रचना की सुरक्षा है, जैसे कि जो रचना लिखी जाती है उसकी जो है जो उसके लिए पंडितों के, शास्त्रज्ञों के जो है रक्षा के लिए हाथ उठते हैं। पर यह रचना ऐसी है कि इसकी गूंज जनता में ही बनी रही। पंडितों ने इनकी रक्षा नहीं की है, इसकी रक्षा एक ऐसी रचना, जो रासो साहित्य की ऐसी रचना जिसकी रक्षा जनता ने की है। और वह रचना कौन सी है, परमाल रासो है। ये बात कौन कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं। और वास्तव में भी ठीक बात है कि आपको पता है कि परमाल रासो है, और परमाल रासो है उसका जब संपादन किया जाता है और उसकी रक्षा है वो किसके द्वारा की जाती है, जनता के द्वारा की जाती है। तो परमाल रासो है, इसकी जो है गाने के लिए ये लिखा गया था। और उनका कारण है कि इसकी अनुगूंज जनता में ही बनी रही, और वह अनुगूंज मात्र थी, प्रतिध्वनि मात्र थी। मूल रूप परिवर्तन हुआ, पर वह जो थी वह क्या थी, प्रतिध्वनि थी। तो आप देखिए कि ये मैं बोल देता हूं कि ये गाने के लिए रचा गया, आपके नोट्स में ये सब है ही वैसे लिखा हुआ है। तो इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा के लिए नहीं बढ़े, जनता ही के बीच विद्वानों और पंडितों के हाथ इसकी रक्षा के लिए नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। पर यह गूंज मात्र थी, मूल शब्द नहीं। वह गूंज थी, मूल शब्द वो नहीं थे। मूल शब्द क्या है, काल के अनुसार इसमें क्या है, परिवर्तन होते रहे। तो ये गूंज मात्र थी, मूल शब्द नहीं। और इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है। और एक वो कहते हैं कि यूपी के बेसवाड़ा में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में आज ही ये अलहेत है, इस आल्हा छंद को क्या करते हैं, गाते हैं। कहां, बेसवाड़ा, बुंदेलखंड आदि पूर्वी क्षेत्र में आज भी ये गाते हैं। एक ये कहते हैं कि 1865 में इस रचना को पहले पहल आल्हा खंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने क्या है, इसका संपादन किया। ये शुक्ल जी बात कहते हैं। पहले पहल शब्द आते ही वैसे ही कौन क्या नाम होता है, शुक्ल जी का होता है। और दूसरा है कि ये गाने के लिए लिखा गया था, और इसकी रक्षा के लिए विद्वानों और पंडितों के हाथ नहीं उठे, जनता के मध्य इसकी गूंज बनी रही। और ये गूंज है मात्र ही थी, अर्थात प्रतिध्वनि ही थी। ये बात कौन कह रहे हैं, शुक्ल जी। पंडितों और विद्वानों का नाम आते ही कि उनकी रक्षा के लिए हाथ नहीं उठे, ये किसने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने ये कहा है। और ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। अब जो तीसरा मत है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा मत है वो क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, वह सुषुप्तावस्था की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस रचना में साहित्य को, यानी उनका कथन है, इस रचना ने साहित्य में कोई स्थान नहीं बनाया। साहित्य में इसका, रचना का कोई वो स्थान बनना चाहिए, क्योंकि ये लिखित रूप से नहीं थी और वो स्थान नहीं बन सका इस रचना का। पर जो वीरता की भावना है, जो गर्व का विषय है,
उसको सुसुप्तावस्था में जनता के जो हृदय में था उसको जगाने का काम इस रचना ने किया है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि सुसुप्तावस्था में जो गर्व का विषय है, वीरता का विषय है, उसे जगाने का काम क्या है इस रचना ने किया है। तो वो कहते हैं कि रचना ने साहित्य में कोई स्थान नहीं बनाया तो भी जनता की सुप्त भावनाओं को सदैव गौरव के गर्व से सजीव रखा। जनता के अंदर जो सुप्त भावनाएं थी उनको गौरव के गर्व से जो है सजीव रखने का जो काम है, और वह भी किससे, गौरव के गर्व से सजीव रखने का काम है, वह इन्होंने किया। और फिर आगे लिखते हैं यह जन समूह की निधि है। इस रचना को जन समूह की निधि का है। ये किसकी संचित धरोहर है, ये जनता की धरोहर है, जन समूह की निधि है, और उसी दृष्टि से उसके महत्व को आंकना चाहिए। जन समूह की निधि की दृष्टि से ही इसके महत्व को क्या करना चाहिए, आंकना चाहिए। ये अब क्या हुआ कि इस रचना ने साहित्य में कोई स्थान तो नहीं बनाया, पर जनता के हृदय में जनता की सुसुप्त भावनाओं को गौरव के गर्व से जगाने का काम इस रचना ने किया। साहित्य में स्थान नहीं बनाया, पर जनता की सुप्त भावनाओं को गौरव के गर्व से जगाने का जो काम है, उन गर्व से सजीव रखने का काम है, वह इस रचना ने किया। ये रचना जन समूह की निधि है। किसकी है, जन समूह की निधि है, और उसका महत्व इसी दृष्टि से क्या करना चाहिए, आंकना चाहिए। ये कौन बात कह रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो तीन महत्वपूर्ण रूप से नाम याद रहेंगे। एक हमने जो बात की वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जो अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। वो कहते हैं भाषा और कथानक में बड़ा परिवर्तन हो गया है, पर मूल तत्व वही है। लगभग ऐसा ही जो मत है आचार्य शुक्ल जी का है। वह कहते हैं कि इसकी रक्षा के लिए विद्वानों और जनता के हाथ, जो विद्वानों और पंडितों के हाथ नहीं उठे, इसकी गूंज जनता के मध्य ही बनी रही, और वह गूंज मात्र ही थी। ये बात कौन कह रहे हैं, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। शुक्ल जी ये भी कह रहे हैं कि बेसवाड़ा है, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड में है, इस प्रकार से ये विशेष रूप से जनता के मध्य रही। और जो है पहले चार्ल्स एलियट ने इसका संपादन, वो उनका एक मत है कि किया 1865 में, और उससे पहले हमने अभी जो मत देखा वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है कि जो सुसुप्ता भाव जो है इसका कोई साहित्यिक महत्व तो इस रचना का नहीं है, पर जनता की सुसुप्त भावनाएं थी, उनको गौरव के गर्व से सजीव रखने का काम इसने किया। ये जन समूह की क्या है, निधि है। और अंत में वो कहते हैं कि उसी दृष्टि से इसके महत्व का क्या है, मूल्यांकन होना चाहिए। यह किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। अब देखिए हम चार विशेष रूप से पढ़ चुके हैं, पांचवी बात अब हम ये करेंगे, तब हम बात करेंगे पांचवी, तो यह है प्रामाणिकता को लेकर। तो एक तो देखिए कि इसका जो बीसलदेव रासो की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है, पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपियां प्राप्त होती है, पर एक यह है कि इस रचना की कोई हस्तलिखित प्रति प्राप्त नहीं होती है। हस्तलिखित प्रति प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है कि आप खुद स्वयं देख सकते हैं, जैसे देखिए एक पंक्ति है कि उठी राज पृथ्वीराज बाग मनोवीर नट। अब जैसे ये पंक्ति है, जैसे आप देखें कि हमने बात की भाषा की दृष्टि से, हम बात कर रहे हैं कि भाषा में, इन रासो साहित्य में भाषा को लेकर बड़ा चक्कर हमें दिखाई देता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो वीर नट, नट उठी, अब ये शब्द है, ये लगभग लगता है कि हमें उस शताब्दी के हैं। जैसे यदि आप पृथ्वीराज रासो में देखिए, मन हो कला शशि भान कला 16 सो बन्नीय, बाल बेस रविता समीप अमृत रस पन्नीय। तो वो अमृत है, अमृत रस पन्नीय, ये पन्नीय बन्नीय आप देखेंगे तो ये चीजें जहां पर हमें लगता है कि एक प्राचीन भाषा है। पर यदि आप ये देखें, जैसे कि बाहरे बरस लो कुकुर जिए, कुकुर शब्द हमें लगता है, तेरे बरस लो जिए सियार,
बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। कुछ थोड़ी पुरानी भाषा लग सकती है, इतनी नहीं लग सकती जितनी कि पृथ्वीराज रासो की वो भाषा लगती है। पर यही जब पृथ्वीराज रासो में आप देखते हैं, और जब पृथ्वीराज कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो ये पंक्तियां हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है तू मत चुके चौहान। अब ये वर्तमान की भाषा लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे खड़ी बोली का पूरा पुट है और वर्तमान की भाषा को दृष्टि में आप स्वयं देख सकते हैं कि जो बात जो अभी है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, एक ये है, एक भाषा का वो रूप है। तो भाषा को लेकर बड़ी एक ही रचना में समय समय पर जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन होता रहो, वह भाषा की पूरी संचित निधि है, वह इन रचनाओं में क्या है दिखाई देती है। वैसे ही आप ये देखेंगे कि जो प्रामाणिकता है उसको लेकर यहाँ भी बड़ा प्रश्न है। जैसे देखिए इसमें प्रामाणिकता में एक ये है कि हम ये आप लिखेंगे कि बंदूक आदि का उल्लेख। अब उस समय बंदूक थी ही नहीं और क्या है बंदूक का उल्लेख। विलायत जैसे विलायत आदि शब्दों का उल्लेख। अब इन चीजों को लेकर यहां पे प्रामाणिकता का क्या है प्रश्न क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है कि बंदूक जैसा अस्त्र हो, या हम कह सकते हैं यहां पर विलायत आदि का जो प्रयोग है, यह सब यहां पर जो प्रयोग मिलता है उसको लेकर इस रचना की प्रामाणिकता का प्रश्न पैदा होता है। दूसरी इस रचना की प्रामाणिकता, एक तो ग्रंथ की प्रामाणिकता, ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं, और दूसरा है तथ्यों की प्रामाणिकता। तथ्यों की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता के दो आधार हैं। एक तो ये मानते हैं कि ये रचना प्रामाणिक है या नहीं है, ये रचना थी या नहीं थी, ये रचना को लेकर है। एक इस रचना के अंदर जो तथ्य है वह तथ्य थी, रचना तो थी पर रचना के अंदर जो तथ्य है वह प्रामाणिक है या नहीं। तो दो प्रकार की प्रामाणिकता है। ऐसी प्रामाणिकता पृथ्वीराज रासो में भी है। कुछ लोग पृथ्वीराज ऐसे मानते हैं कि पृथ्वीराज हुआ ही नहीं, पृथ्वीराज क्या सॉरी चंद्रवरदाई नहीं हुआ, और चंद्रवरदाई हुआ ही नहीं और ये रचना है, ये तो और किसी की लिखी हुई थी, ये रचना ही प्रामाणिक नहीं है। एक मत ये मानते हैं कि इस रचना में जो तथ्य है वह प्रामाणिक नहीं है। ऐसा ही यहां पर देखने को मिलता है कि एक तथ्यों की प्रामाणिकता और दूसरा क्या है ग्रंथ की प्रामाणिकता। आप जब इस ग्रंथ की प्रामाणिकता की बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि वाटरफील्ड है, और वाटरफील्ड ने जब इसका अनुवाद किया तो ग्रियर्सन तो क्या है अलग से एक रचना मानते हैं इसको, और उन्होंने संपादन भी वाटरफील्ड के संपादन को भी, संपादन किसने किया था, ग्रियर्सन ने किया था, तो वो ग्रियर्सन तो अलग से रचना मानते हैं। पर जो वाटरफील्ड है, वाटरफील्ड इसे पृथ्वीराज रासो का एक भाग मानते हैं, अलग से स्वतंत्र रचना नहीं मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जब इसका संपादन करते हैं तो वह वैसे पृथ्वीराज रासो का संपादन करते हैं, पर वह भी किसका करते हैं, आलाखंड का संपादन करते हैं, आलाखंड समय का संपादन करते हैं, आला समय इसको इसका संपादन करते हैं, और वह नानूराम भाट से लेते हैं और वह भी उस रूप में मानते हैं। जबकि अन्य जो नाम है, चाहे शुक्ल जी हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, राम कुमार वर्मा जी तो वही मत है जो शुक्ल जी का मत होता है, लगभग वही राम कुमार वर्मा जी का मत होता तो वो हो, या अन्य जो सब हो, ये तो मानते हैं कि एक अलग सी रचना थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ये मूल रूप से ये रचना नहीं है, कोई ये बड़ा एक साहित्य इतिहास ग्रंथ था और उसका एक पार्ट है, वो आलाखंड नाम से एक केवल पार्ट मात्र है, ये कोई बड़ी रचना थी, ऐसा भी माना जाता है। पर ये सब चीज़ें इस रूप में लेकर ये प्रश्न पैदा होते हैं, जैसे विलायत का है, बंदूक को लेकर है, और इस रूप में। और हमने बात की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। वो कहते हैं कि वीरत्वपूर्ण स्वर तो वही है, पर कथानक और भाषा की दृष्टि से इसमें प्रामाणिकता नहीं है,
और कथानक और भाषा की दृष्टि से इसमें प्रामाणिकता नहीं है, तो उस आधार पर इस रचना को उस रूप में देख सकते हैं। यहां तक है कि जगनिक तो कौरवों और पांडवों की इसकी मूल कथा में बात करता है, और वह कहता है कि जो पृथ्वीराज की सेना थी वह कौरवों का अवतार थी, और जो परमर्दी देव की सेना थी वह पांडवों का अवतार थी। ये कौन कहता है? जगनिक कहता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जगनिक है पृथ्वीराज की सेना को कौरवों से जोड़ता है, और परमाल की सेना को किससे? पांडवों से जोड़ता है, और ये कहता है कि ये कौरवों और पांडवों की कथा है, उस रूप में वो कहता है। यहां देखें तो ये बंदूक आदि का उल्लेख है। विलायत आदि शब्द की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से क्या मानते हैं? एक तरह से अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। यह हस्तलिपि प्रति प्राप्त नहीं होती है, वाटरफील्ड है, आलाखंड के नाम से है, और आदि आदि चीज़ों को लेकर इसकी प्रामाणिकता का प्रश्न पैदा हो जाता है। और मूल रूप से यही कहा जा सकता है कि ये रचना है। इस नाम से रचना तो थी, पर भाषा और इसकी कथानक को लेकर जो शुक्ल जी बात कहते हैं वो ठीक से बैठती है, क्योंकि इसमें ऐसे अस्त्र, बंदूक जैसे अस्त्र, विलायत जैसे शब्द, कई शब्द ऐसे हैं। इसकी भाषा को देखकर आपको लगेगा कि ये उस समय की भाषा हो नहीं सकती जो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की, यानी 12वीं शताब्दी में जब परमर्दी देव है उस समय की ये भाषा नहीं हो सकती, और ये आपको स्वयं को ये चीज़ लग सकती है। तो इस दृष्टि से देखें तो भाषा को लेकर भी ये विवाद है। ऐसे इस दृष्टि से आप अपने को इसको प्रामाणिकता को देखना था। और अब हम है विभिन्न मत, विभिन्न पंक्तियाँ, कि इसमें कौन कौन सी पंक्तियाँ यहाँ से जो है पूछी जा सकती है, वो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी है। तो एक तो 12 बरस लो कुकर जिए अर तहरे लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। वहां पर क्या है? उम्र ही निर्धारित कर दी है कि 18 वर्ष से आगे जिए तो जीने को क्या है? धिक्कार है। 12 बरस लो कुकर जिए, और कुत्ता 12 बरस जीता है, सियार 13 बरस जीता है, और इससे आगे कोई जीता है तो उसके जीवन को ही क्या है? धिक्कार है। तो 12 बरस लो कुकर जिए अर तहरे लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। या आप देखें कि यहाँ से है कि बड़ी प्रसिद्ध है, वो हमारे लिए है, ये मानो कि जय मर जाइए खटिया पर तो कोआ गिद्ध न खाइए मांस, कि एक खटिया पर पड़ा पड़ा मर गया तो कोआ और गिद्ध भी तेरा मांस नहीं खाएंगे। और अगर पढ़ाई करते हुए चला गया और पास नहीं हुआ तो भी तेरा नाम अमर होगा कि लड़ाई तो लड़ी थी। और नहीं तो अगर खटिया पर पड़ा पड़ा बिना कुछ किए ही ऐसे ही मर गया तो कोआ और गिद्ध भी मांस नहीं खाएंगे। तो उस समय कहा कि जे मर जहिए खटिया पर तो कोआ गिद्ध न खाइए मांस, जे मरिए रण खेतन में तो तोरा नाम अमर हो जाए। अरर अरर अर गोला छूटे सनसन करे तिरनिया बान, कि अरर अरर अर गोला छूटे सनसन करे तिरनिया बान, कि जो तीर है उनकी आवाज क्या आ रही है? रिमझिम गोली बरस है। अब गोली कैसे? रिमझिम बरस रही है। सन कर सनसनाते हुए क्या चल रहे हैं? तीर चल रहे हैं। और अरर अरर कर क्या है? गोले छूट रहे हैं। अर्थात ये युद्धों का एक माहौल है। किस प्रकार से देखिए युद्ध है, उसको एक है बिंब के माध्यम से, जैसे श्रव्य बिंब है, और कैसे इन बिंबों को जो एक रूप दिया गया है वह यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा युद्धों का एक वर्णन है वह है कि जैसे ये भी देखिए, इस जो है इसी में है कि गुस्सा होई के पृथ्वीराज जब तुरते तेग लियो उठाए। अब पृथ्वीराज का उल्लेख है, और है किसमें? परमाल राशों में है। ये नहीं हो कि इससे आप है कि इसे पृथ्वीराज राशों में कर दें। ये तो वैसे तो आला छंद की गायकी ही अलग है। जो वर्णन है वो आप देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि गुस्सा होई के पृथ्वीराज जब तुरते हुक्म दियो करवाए, बत्ती दे दो सब तोपन को इन पाजिन को। अब पाजिन शब्द भी उस समय का नहीं है, कि बत्ती दे दो इन तोपन में इन पाजिन को दो उड़ाए। इन पाजिन को इनको उड़ा दो। और गुस्सा होई के पृथ्वी जब तुरते तेग लियो उठाए, और बत्ती दे दो इन पाजिन को, क्या था? बत्ती दे दो इन तोपन को इन पाजिन को देव उड़ाए। तोपों को बत्ती दे दो, पाजियों को उड़ा दो, जबकि उस समय तोप थी नहीं। जो ये तोप का उल्लेख है ये भी इसकी प्रामाणिकता के प्रश्न को है कि तोप का उल्लेख तो है वह बाद में होता है, आपको पता है बाबर के समय होता है। ये भी प्रामाणिकता का प्रश्न है। पर ये लोक है कि ये है
कि गुस्सा होई के पृथ्वीराज जब तुरते तेग लियो उठाए, बत्ती दे दो इन तोपन को, इन पाजिन को देव उड़ाए। ये भी यहाँ की पंक्ति है। अरर अरर अर गोला छूटे, कड़ कड़ करे अग्नियां बान, रिमझिम गोली बरसे, सन सन परी तीर की मार। ये भी यहाँ की पंक्तियां हैं, ये भी लोक में प्रचलित इस रूप में रही। सदा, अब जैसे देखिए ये भाषा देखिए उस समय के लिए ही लगेगी। सदा तरैया नावन फूले, तरैया यानी ताल, ताल में सदैव फूल नहीं फूलते हैं। सदा तरैया ना वन फूले, यारों सदान सावन होई। अब ये कहाँ की उस समय की भाषा है 10वीं शताब्दी की, कि यारों सदान सावन होई। सदा तरैया नावन फूले, यारों सदान सावन होई, गर्व स्वर्ग मढ़ैया, मढ़ैया ने स्त्री, सब काहू को, यारों सदान जीवे कोई। कि स्वर्ग और स्त्री तो हर किसी को मिल जाती है, पर कोई सदैव जीवित नहीं रहता है, इसलिए युद्ध करो। कभी भी मर जाओगे पर युद्ध आप है अनिवार्य है। तो क्या है कि सदा तरैया नावन फूले, यारों सदान सावन होए, स्वर्ग मढ़िया सब काहू को, यारों सदान जीवे कोई। अब ये पंक्ति भी किसकी है, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, और किसकी है, परमाल रासो की है। ये आपके लिखी हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि जे मर जाइए खटिया पर तो 12 बरस लोकू कर जिए, अरर अरर अर गोला छूटे, सन सन करे तिरनिया बान। या ये था कि सदा तरैया नावन फूले, यारों सदान सावन हो, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को, यारों सदान जीवे कोई। हाँ, एक ये है। और ये भी क्या है कि आपकी गायकी से ही पता चले जाएगा। आधे मडवे भावर झूले, आधे झूल चले तलवार। आधे मडवे भावर लेते, आधे मडवे में फेरे लेते हैं, और आधे के बीच में ही तलवार लेकर युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। देखिए कैसा वर्णन है। ये लगभग वैसा ही है जब राजस्थान से, आपको पता है कि जब बाबूजी शादी करने के लिए जाते हैं अमरकोट वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। और जब शादी करने के लिए जाते हैं और जब देवल चारणी है और उनकी गायों पर जो संकट आता है, तब वह घोड़ी है और तो वो घोड़ी जब हिनहिनाती है और वह कहता है कि इससे संकट का पता चल जाएगा, तब वो फेरों के बीच में से बाबूजी उठकर क्या है रवाना होते हैं। तब एक बहुत अच्छा सा उसका एक जो है एक दोहा है, और वह है कि वो राजस्थानी में है, और उस दोहे में यह है कि जब जेज हूत कर जीर्ण, कि जीर्ण को थोड़ा धीरे कस, जेज हूत कर जीर्ण तस्वीरां लिखल्या तुरंत। उनकी सालियां और वो स्त्रियां कहती है कि हे वीर, तू तेरे इस घोड़े को थोड़ा सा क्या है धीरे कस, हम तुम्हारी ये तस्वीर उतारना चाहती हैं कि किस प्रकार से तू युद्ध क्षेत्र में जा रहा है और किस प्रकार से फेरों में बीच में छोड़कर क्या है इस प्रकार से तू जा रहा है। तो जेज हूत कर जीर्ण तस्वीरां लिखल्या तुरंत, मिले न इसड़ो बींद, कि ऐसा पति है फिर वापस अमरकोट में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फेरों से बीच में उठकर और इस प्रकार से एक युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हो कि मिले न इसड़ो बींद, अमरकोट जे आवसी, कि अमरकोट में ऐसा कभी नहीं आएगा। तो वो क्या था कि जेज हूत कर जीर्ण तस्वीरां लिखल्या तुरंत, मिले न इसड़ो बींद, अमरकोट जे आवसी। और आप देखिए कि शुरू में जो वर्णन है वो वहां से रवाना होते वैसे ही कि आधे मडवे भावर लेवे, आधे मडवे, आधे में क्या भावर लिया, आधे झूली चले तलवार, और आधे में तलवार लेके। ये पंक्तियां किसकी है, ये परमाल रासो की है। तो आधे मडवे भावर लेवे, आधे झूली चले तलवार, ये भी यहाँ की है। तो इस प्रकार से परमाल रासो की ये 6 मुख्यतः बिंदु होते हैं। ऐसे ही हर रासों को आप पढ़ें तो उसके विभिन्न आप पहले विभाजन करें कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, किस किस रूप में संपादन के क्या है। जैसे पृथ्वीराज रासों में संस्करणों की बात की, उसमें प्रामाणिकता की बात की, तो कौन कौन से 12 विद्वान हैं जो प्रामाणिक, 11-12 कौन कौन है, नाम याद रहे, कौन अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कौन अप्रामाणिक मानते हैं, कौन से संस्करण है, किस प्रकार से, एकदम से ऐसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और जब क्लियर होगा तभी आप ठीक से कर पाएंगे। मैं एक बार क्या है कि वापस इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, जो आपके नोट्स में है उन्हीं को,
और कुछ अलग से होगा वो आपने लिख लिया होगा, जैसे तोप है, बंदूक है, इनका उल्लेख होना इसकी प्रामाणिकता को लेकर है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्थ प्रामाणिक मानते हैं, जैसे वाटरफील्ड है वह पृथ्वीराज रासो का एक अंग मानते हैं, आदि जब चीज़ें हैं वह आपको लगभग हो गई है। अब यदि देखें तो पहली बात है कि एक रचना किसकी है, जगनिक की है। ये कृति कब की है, लगभग 1230 की है। नाम क्या है, आलेखंड है। उदल के घोड़ों के लिए, आले और उदल के घोड़ों के लिए पृथ्वीराज से इनका क्या होता है, युद्ध होता है। और मैंने बताया कि जब परमर्दी देव इनको निकाल भी देता है, पर ये युद्ध में बड़ी वीरता से परिचय देते हैं। और 1865 ईस्वी में लिखित रूप में प्रकाशित हुआ और इसे चार्ल्स इलियट ने क्या किया, प्रकाशित किया। इसमें 52 युद्धों का वर्णन है। युद्ध के 3 उद्देश्य हैं, विवाह है, लूट है और क्या है, प्रतिशोध है। ये बात हम कर चुके हैं। नैनागढ़ की लड़ाई सबसे कठिन है और परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई है। या अपने पिता की मृत्यु के बदला लेने के लिए उदय सिंह उदल एक लड़ाई लड़ता है। और ये मोढ़ा की लड़ाई है, ये मांडू नहीं है, ये क्या है, मोढ़ा है। तो ये लड़ाई किसकी है, मोढ़ा की लड़ाई है। और एक क्या है, दसपुरवा का युद्ध है जो करिया के नेतृत्व में होता है, ये लूट के उद्देश्य से होता है। तो जैसे नरवरगढ़ है, नैनागढ़ है, मोढ़ा है, आदि स्थानों का उल्लेख कौन सी रचना में है, तो परमाल रासो में, ये एक प्रश्न बनता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें लोक तत्व की कमी नहीं और लोक के गहरे अर्थ संयुक्त है। ये जादू टोने की जब मैंने बात की तो इस रोचक बनाने हेतु इसमें क्या है, जादू टोना जोड़ दिया गया है रोचक बनाने के लिए। आप देखिए, नैनागढ़ की सोना रानी है, पथरीगढ़ की श्यामा क्या है, भक्तिन है, मोढ़ा की विजयापुरी है। मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया है, मोढ़ा की कौन है, विजयापुरी है, सॉरी। और श्यामा भक्तिन कहाँ की है, पथरीगढ़ की है। तो ये श्यामा भक्तिन पथरीगढ़ की, मोढ़ा की विजयापुरी, नैनागढ़ की सोना रानी, ये किसी को क्या है, पत्थर बना देती है। ये इस प्रकार की जादूगरनियों का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासों में जो नैतिक स्तर है वह इसमें नहीं है, परमाल रासों में। ये बात कौन कहते हैं, आलेखंड में नहीं है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं। और ये अभी मैंने पंक्तियां बोली, आधे मड़े भावरी घूमे, आधे झूम चले तरवारी। आधे मड़वे भावरी घूमे, आधे झूम चले तरवारी, ये पंक्तियां भी यहाँ की है। चार्ल्स इलियट 1865 में आलेखंड का संपादन करते हैं। ग्रियर्सन बिहार से, बुंदेलखंड से कौन, विंसेंट स्मिथ इसका संपादन करते हैं। आलेखंड का अंग्रेजी अनुवाद ले ऑफ आला के नाम से जो है वाटरफील्ड करते हैं। संपादन इसका कौन करते हैं, ग्रियर्सन करते हैं। वाटरफील्ड इसे पृथ्वीराज रासो का क्या मानते हैं, एक भाग मानते हैं। कलकत्ता रिव्यू में 9 लाख चैन दी मेरोफ्यूड के नाम से ये प्रकाशित होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस रचना में साहित्य में कोई स्थान नहीं बनाया, तो भी जनता की सुप्त भावनाओं को सदैव गौरव के गर्व से सजीव रखा। और ये जन समूह की नदी है और इसका जो है मूल्यांकन उसी आधार पर होना चाहिए, इसका मूल्य वैसे आंकना चाहिए। ये शुक्ल जी की है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके इसे छपवाया था। ये गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही में इसकी गूंज बनी रही और वह मूलतः गूंज मात्र ही थी। यह यूपी का बेसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इसको क्या है, गाया जाता है। और निस्संदेह इस नए रूप में बहुत सी नई बातें आ गई। और जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था, इसे कहना कठिन था। वीरत्व पर स्वर तो सुरक्षित रहा, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और इसलिए चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह ये भी अर्ध प्रामाणिक रचना है। ये हमने बात की। जगनिक परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का और पृथ्वीराज के पक्ष के लोगों को कौरवों का अवतार कहा। यहाँ वीरता साधन न होकर वीरता क्या है, साध्य है, ये बात हो गई है। 12 बरस लोग कुकर जिए, जय मर जाइए खटिया पर तो कुआ गिद्ध न खाइए मांस। गुस्सा होई के पृथ्वीराज जब तुरते तेग हुक्म दियो करवाए, बत्ती देव दो सब तोपन को इन पाजिन को देव उड़ाए। ये पंक्तियां भी यहाँ की है। अरर अरर अर गोला छूटे सरसर करे पिरनिया बान, जो ये पंक्ति है कि कड़कड़ करे अग्निया बान, रिमझिम गोली बरसे, सन सन परे तीर की मार। सदा तरैया नावन फूले, यारों सदान सावन होए, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को, यारों सदान जीवे कोय। या बुंदेलखंड में बनाफरी बोली का प्रयोग हुआ, ये बात हो गई थी। वर्षा ऋतु में ढोल नामक वाद्य यंत्र के साथ अल्हेत इसे क्या है, गाते हैं। परमाल रासो का संपादन कालसी नागरी प्रचारणी सभा से, वो संपादन 1919 में हुआ, वो हम सब एक जगह पढ़ चुके हैं। अब प्राकृत पेंगलम वगैरह ये हम बाद में अभी देखेंगे। अभी हमने जो है एक रासो, खुमान रासो पढ़ना है या रासो के अन्य जो चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद में हम आगे अन्य रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।